गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाउ विजिबल? हाँ ये ठीक है, ये फॉर्मेट ठीक है, ये वाला पहले वाला ठीक था ना। और हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, बैलेंस ऑफ भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। हाँ ये नोट कर लीजिए और खूब ध्यान से समझते जाइए। इसमें जितने टर्मिनोलॉजीज हैं, जितने कंसेप्ट हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। मोबाइल पे ज्यादा उंगलियां चलाएंगे तो समझ में नहीं आएगा फिर, अदरवाइज हमारी बात को ध्यान से सुनते जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है। जैसे देखो, भुगतान संतुलन का मीनिंग क्या होता है, इसमें लिख दीजिए, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के लेन देन का संतुलन को बीओपी या बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। ये बस इतना ही लिखवाया, अभी लिखिए इसको। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश का, ठीक है, शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के लेन देन का संतुलन को बीओपी कहा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ बैलेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम ए कंट्री विथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, भुगतान संतुलन। जैसे एक साल में आपके घर से, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है और आपके घर में निश्चित रूप से पूरे साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में डिफरेंट हेड्स में पैसे बाहर जाते हैं और उसी तरह से बाहर से पैसे अंदर आते हैं। ठीक है, पैसा आना जाना, पैसा होता है जाना, जैसे पढ़ाई के लिए पैसा गया, कोई मेडिकल जरूरत है उसके लिए पैसा गया, खेती के लिए कोई उपकरण खरीदना हुआ उसके लिए पैसा गया। तो उसी तरह से मान लीजिए कोई रेंट पे कहीं जगह लिया हुआ है उसके लिए रेंट गया। तो डिफरेंट हेड्स में आपके घर से पैसा बाहर जाता है। और उसी तरह से कई बार बाहर से, जैसे सैलरी से पैसा अंदर आया, दादाजी के पेंशन से पैसा अंदर आया, अनाज बेचने से पैसा अंदर आया, ठीक है, कोई और कुछ ऐसे इनकम है उससे पैसा अंदर आया। ठीक है, तो पैसा जाना और पैसे का फिर इसमें क्या हुआ, पैसे का डिफरेंट हेड्स में पैसे का आना। तो एक साल में मान लीजिए 10 लाख रुपया, अगर 10 लाख रुपया गया एक साल में और पता चला कि 11 लाख रुपया बाहर से आया, पैसे का आना, तो आपके घर का बैलेंस ऑफ पेमेंट 1 लाख रुपए से प्लस है। ठीक है, पैसा अधिक आ रहा है, कम जा रहा है। ठीक है, जैसे 11 लाख रुपए में से 10 लाख को घटा देंगे तो बीओपी कितना हो जाएगा यहां पे, आपके घर का बैलेंस ऑफ पेमेंट, घर का भुगतान संतुलन, घर का भुगतान संतुलन इसमें क्या हो जाएगा, 11 लाख माइनस 10 लाख, 11 लाख माइनस 10 लाख कितना हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, 1 लाख रुपया। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, प्लस 1 लाख रुपया है, 1 लाख। लेकिन यहीं पे अगर ऐसा होता कि 110 लाख रुपया मान लीजिए बाहर जाता और पता चला कि 100 लाख रुपया अंदर आता, 100 लाख रुपया घर के अंदर आता, 1 करोड़ रुपया आता और 110 लाख रुपया जाता, तो 10 लाख रुपए का माइनस हो जाता। ठीक है, सब कुछ हमने क्या लिखवाया, हमने उसमें लिखवाया ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, विदेशी निवेश से लेकर के हर तरह का लेन देन। अभी आगे आते हैं,
जितना लिखवाया है पहले उसको समझ लो। हमने कहा कि सभी प्रकार का लेन देन, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, शेष विषयों के साथ सभी प्रकार का लेन देन। जब सभी प्रकार लिखवा दिया तो अब उसमें फिर कुछ चीज छोड़ने का क्या मतलब हुआ? हाँ, इलीगल होता है, जो इलीगल वाला नहीं, मान लीजिए कोई स्मगलिंग से पैसा लाता है, वो सब नहीं, वैध है, सभी प्रकार का वैध लेन देन, साथ सभी प्रकार का वैध लेन देन आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहले इसको समझ लीजिए। हमने जो एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया कि इसमें क्या हो गया, आपके घर से पैसे का जाना और घर से पैसे का आना, इसी घर वाले को क्या करिए, पूरे देश के स्तर पर लागू कर दीजिए। एक साल में सभी प्रकार के वैध लेन देन, ठीक है, एक वर्ड लीगल, इसमें इलीगल, सभी प्रकार के वैध जोड़ सकते हैं, लेन देन को का संतुलन को बीओपी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसे 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच आकलित किया जाता है, के बीच आकलित लिख दीजिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच आकलित किया जाता है। एस्टिमेटेड इन बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच आकलित किया जाता है। फिर उसको 2 भागों में, बीओपी को उसी में लिख दीजिए, बीओपी को 2 खाते में आकलित किया जाता है। एस्टिमेटेड इन 2 अकाउंट्स, कौन कौन से 2 खाते में, ऐसे ही 2 पैर बना लीजिए। एक लिख दीजिए चालू खाता, करंट अकाउंट, और दूसरा है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 खाते में, जैसे आपके घर से जो लेन देन होता है उस सारे लेन देन को 2 खाते में आप बांट सकते हैं। एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब छोटे मोटे लेन देन जो होते हैं वो करंट, डेली वाले जो नियमित लेन देन होते हैं वो करंट अकाउंट में होते हैं। और कैपिटल माने ऐसा लेन देन, इस बात के लिए लेन देन जिसका उपयोग फर्दर उत्पादन के लिए किया जाता हो, उसको कैपिटल अकाउंट में रखेंगे। ठीक है, सभी प्रकार के लेन देन को 2 खाते में, चालू खाते में क्या रखेंगे, नियमित लेन देन, नियमित ट्रांजैक्शन। ठीक है, और इसमें क्या रखेंगे, पूंजीगत लेन देन। मैंने ऊपर इसलिए लिखा कि नीचे मुझे कुछ और लिखना है, पूंजीगत लेन देन। अब चालू खाते को फिर से 2 भागों में बांटा जाता है। एक दृश्य लेन देन, विजिबल ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं, और दूसरा अदृश्य लेन देन, इनविजिबल ट्रांजैक्शन, विजिबल ट्रांजैक्शन और इनविजिबल ट्रांजैक्शन। ठीक है, इनविजिबल ट्रांजैक्शन, विजिबल ट्रांजैक्शन, और इसमें आता है वस्तु व्यापार, या उसको बोलते हैं मर्केंडाइज ट्रेड, और इसमें होता है सेवा व्यापार एवं अन्य। ठीक है, वस्तु व्यापार अर्थात वस्तु आयात, वस्तु निर्यात, और इसमें 3 होता है। एक बोलते हैं सेवा व्यापार, दूसरा बोलते हैं अंतरण, और तीसरा बोलते हैं लाभ। ठीक है, बेनिफिट, प्रॉफिट, ऐसे ही लिख दीजिए। वस्तु आयात, वस्तु निर्यात इसमें होता है। एक में अदृश्य लेन देन में 3 होते हैं, सर्विस ट्रेड, रेमिटेंस एंड प्रॉफिट। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अभी हिसाब किताब इसका करेंगे हम लोग। अब पूंजी खाते में जो कैपिटल अकाउंट है उसमें देखिए, जो पूंजी खाते का ट्रांजैक्शन है,
खाता लेन देन, उसमें क्या क्या आ जाता है? एक आ जाता है विदेशी निवेश, दूसरा आ जाता है कर्ज, तीसरा आ जाता है बैंकिंग जमा, एक और आ जाता है विदेशी सहायता, फॉरेन असिस्टेंस, और एक और आ जाता है भूल चूक, एरर एंड ओमिशन बोलते हैं उसको। तो इतने सारे जो लेन देन होते हैं उसके बैलेंस को पूंजी खाते में देखा जाता है और बाकी को चालू खाते में देखा जाता है। ठीक है, तो अब आ जाइए आप अगर नहीं लिखे हैं तो इसको नोट कर लीजिए। पूंजी खाता लेन देन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, बैंकिंग जमा, बैंकिंग डिपॉजिट, फॉरेन असिस्टेंस एंड एरर एंड ओमिशन। क्या मतलब हुआ? भारत से विदेशी निवेश जाता है, बाहर से विदेशी निवेश आता है, भारत से कर्ज दिया जाता है, भारत में कर्ज आता है, भारत से दूसरे देशों के बैंकों में पैसे जमा किए जाते हैं, दूसरे देशों से पैसे भारतीय बैंकों में जमा किए जाते हैं, भारत से द्वारा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान इस तरह के देशों को सहायता दिया जाता है, दूसरे देशों से भारत को भी सहायता आता है, और खाते में भूल चूक कुछ लोग पैसा जमा करके भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें भी, ठीक है, ठीक है, तो उसमें ये आ जाता है इसमें। देखिए, मैं तो दो कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, मेंस और प्री दोनों पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको सबसे पहले दिन क्लास आपने देखा होगा तो उसमें हमने एक साइड में मेंस का सिलेबस लिखा था, दूसरी साइड में पीटी का सिलेबस लिखा था, और जहां जैसा हो रहा है हम मेंस और पीटी दोनों एक साथ करा रहे हैं। आपका जो कॉपी बन जाएगा उसके बाद आप उसमें देख लीजिएगा, लास्ट में हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक केवल मेंस में है और सारे टॉपिक पीटी में है। सारा टॉपिक पीटी का है लेकिन कुछ टॉपिक केवल मेंस में है। जैसे योजना आयोग वाला जो टॉपिक था मेंस में था, मेंस पीटी दोनों में था, बजट वाला टॉपिक मेंस पीटी दोनों में था, ये मुद्रा बैंकिंग का टॉपिक केवल पीटी में था आईएएस की बात करें तो, और ये जो टॉपिक है विदेश व्यापार और भुगतान संतुलन, विदेशी निवेश, और ये केवल ये पीटी में है। लेकिन हाँ, ये दूसरे जगह आईएएस का जो जीएस का पेपर 2 है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वहां पे ये सारा टॉपिक मेंस में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स में तो मेंस में नहीं है लेकिन आईआर के पार्ट के रूप में ये सारे मेंस में है। भुगतान संतुलन आईआर के पार्ट के रूप में मेंस में है। ठीक है, हमने उसको भी मैं उस तरह से कवर कर लिया हूं। ठीक है, साथ ही उसी तरह से विदेश व्यापार आईआर वाले टॉपिक में है ही है, इंटरनेशनल रिलेशन का भाग है ये, हमने इकोनॉमिक्स में इसको आपको करा दिया। ठीक है, और प्लस इसके बाद विदेश निवेश करेंगे, वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पार्ट है, रेमिटेंस। ठीक है, अंतरण का मतलब होता है रेमिटेंस, तो करा दिया हमने। ठीक है, तो सारा कॉपी बन जाने दीजिए, कॉपी बनने के बाद देखिएगा कि कहां मेंस में है कहां पीटी में है, हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब आप इस पे आ जाइए। इसमें अब आप इसके लिए एक पेज मैं ले रहा हूं, उस पेज को आप
ठीक है, ये देखो एक टेबल आपके सामने मैंने रखा। ये एक टेबल रखा है। अब इसमें देखिए क्या है। ये भुगतान शेष की राशि एक टेबल है ये, और उसमें देखिए लिखा हुआ है। ये हिंदी में तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाता है, हिंदी में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, दिखता नहीं है, नजर पे बैठता नहीं है। इसको हम लोग हिंदी के बदले अगर इंग्लिश ले लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब ये देखिए आपके सामने यहां पे ये आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे कैसे आ रहा है। आप जा रहे हैं तो एक अपने उसमें जाइए, देखिए जैसे करेंट अकाउंट नेट देखिए लिखा हुआ है, करेंट अकाउंट, ये देखिए चालू खाता, ये देखिए यहां लिखा हुआ है 9 नंबर में, देखिए लिखा हुआ है चालू खाता। ठीक है, अब चालू खाता में एक चालू खाता है और उसी में जा रहे हैं तो आगे आप देखेंगे तो करेंट अकाउंट हुआ, और करेंट अकाउंट में क्या हुआ, मर्केंडाइज ट्रेड, और उसी में उसके बाद दूसरा जो है इनविजिबल सर्विसेज, ट्रांसफर और इनकम, ये दो हैं इसमें। कौन कौन से हैं, सर्विसेज, ट्रांसफर और इनकम, तीन हुआ। ये तीन के तीन अब देखिए इसमें कैसे लिख रहे हैं आप जब बैलेंस ऑफ पेमेंट निकाल रहे हैं तो उसमें ना हो तो लिख लीजिए, अगर उलझन हो रहा है तो एक मर्केंडाइज वाले में लिख दी, जो दृश्य वाला जहां पर लिखे थे वो दृश्य वाले के जगह पे एक लाइन लिख दीजिए, दृश्य वाले में नॉन पीओएल, पीओएल मर्केंडाइज ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस, मर्केंडाइज ट्रेड बैलेंस, इसमें लिख दीजिए जहां पे लिखे थे दृश्य वाले में। ठीक है, दृश्य वाले में ये देखिए कौन सा हो रहा है, 2019-20 लिखना है हमें, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, हाँ ठीक है 2019-20 ही लिखिए, मर्केंटाइल ट्रेड बैलेंस लिख दीजिए, ये वाला, ये अमाउंट 3 -37.9। हम लोगों का ये टॉपिक है 2019-20 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4। यहां थोड़ा सा ये दिक्कत आ रहा है, 1 मिनट। एक मिनट, 1 मिनट होल्ड करिए, मैं 1 मिनट बस, ये टेबल हमको मिल जाएगा तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। क्योंकि यहां से चीजें हमारी क्लियर नहीं हो रही हैं। एक वो जो हमने स्ट्रक्चर बताया है ना, वो स्ट्रक्चर में हमें आपको बस केवल बैलेंस ऑफ पेमेंट, चलो खैर वो आ नहीं रहा है, मैं एक बार मैं सोच रहा था कि मिल जाएगा, लेकिन वो उस तरह से आसानी से मिल नहीं रहा है।
अच्छा, तो लिख दीजिए, एक एक लिखिए, लिखिए, मैं कुछ फैक्ट यहां से आपको लिखवा दे रहा हूं। देखो, इसमें क्या है कि जहां पे आपने जो दृश्य लिखा है, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट नैरोड टू 0.9%, 2% बैक इन ट्रेड डेफिसिट विच रैंक टू 57 बिलियन यूएस डॉलर, नेट इनविजिबल 1922। अच्छा, ना, ना, छोड़ लीजिए। अभी डेटा मैं लिखवाता हूं थोड़ी देर में आपको, आप आ जाइए। देखो, जो स्ट्रक्चर था, मैं एक्चुअली आपको जो कराना चाह रहा था वो, देखो उसमें ये कराना चाह रहा था, ये मैं ये बताना चाह रहा था भुगतान संतुलन में कि ये दृश्य जो लेन देन है, ठीक है, वो टोटल अमाउंट कितना है, ये मैं करवाना चाह रहा था। ठीक है, अदृश्य लेन देन है वो टोटल अमाउंट कितना है, और दोनों को जोड़ देंगे तो करेंट अकाउंट कितना है, ये कराना चाह रहा था। फिर उसी तरह से वो जो डिफरेंट हेड्स में आपके लिए मैंने ये जो लिख रखा था, ये विदेशी निवेश और सारे का, यहां पे ये पूंजीगत निवेश का शेष कितना है, तो ये दोनों का हमें क्या मिल जाता, हमें अगर ये डेटा मिल जाता, मिला नहीं, हमें ये करंट अकाउंट वाला ये मिल जाता, और फिर ये कैपिटल अकाउंट का टोटल ये हमें मिल जाता, तो दोनों को जोड़ देते तो हमारा भुगतान संतुलन भी मिल जाता। ओवरऑल देश का 2019-20 में भुगतान संतुलन कितना है ये मिल जाता हमारे लिए। तो नीचे एक लाइन बस लिख लीजिए, मिल जाएगा हमें। अभी हम अपने मोबाइल में, हमको देखना पड़ेगा, मेरे मोबाइल में होगा, ठीक है। तो उसमें एक मैं बोर्ड पे आपको दिखाना चाह रहा था, तो नीचे नीचे लिख दीजिए दृश्य खाता शेष, एक लाइन लिख दीजिए। फर्स्ट, दृश्य खाता शेष, एक लाइन लिख दीजिए। विजिबल हेड्स बैलेंस, ये अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लिख दीजिए अदृश्य खाता शेष, खाता शेष, और ये अमाउंट हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा समग्र चालू खाता शेष, चालू खाता करेंट अकाउंट बैलेंस, ये हो जाएगा। तो ये अमाउंट मैं आपको भरवाता हूं। तो ये दोनों को, इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे, या कहा जाए एक माइनस में, ये ऊपर वाला माइनस में होगा और नीचे वाला प्लस होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये, चाहे दोनों को, हाँ बैलेंस निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, एक माइनस प्लस है तो हमारा बैलेंस निकल जाएगा, तो हमारा टोटल करंट अकाउंट आ जाता। फिर उसी तरह से हमारे पास क्या आ जाता, दूसरे साइड से हमारे पास पूंजी खाता शेष आ जाता। पूंजी खाता उसी में लिख दीजिए, अच्छा है यहीं नीचे ही, इसी के नीचे लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चौथा लिख दीजिए, फोर्थ, पूंजी खाता समग्र पूंजी खाता शेष, मैं भी भरवाता हूं इसको, खाता शेष, और ये अमाउंट हो जाएगा, ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, समग्र भुगतान संतुलन आ जाएगा। भुगतान संतुलन फॉर ईयर 2019-20, इतना ही लिख के छोड़ लीजिए। मैं अभी आपको बताता हूं, इसको भरवा देता हूं। तो आपको देश की वर्तमान स्थिति क्या है, देश की वर्तमान स्थिति क्या है, यह हमें पता चल जाएगा।
मुझे था कि मेरे पास ये जल्दी से हो जाएगा। अच्छा चलो कोई नहीं, हाँ मिल जाता है। मैं अभी आता हूं इसके ऊपर, मुझे अभी मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इस पेज को खाली छोड़ते हैं। अब देखो यहां से हम में जाना कहां है। हम लोगों ने जैसे जो बीओपी कहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो खाते में देखा। तो दो खाते में एक था चालू खाता और दूसरा था पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। ये मिल जाएगा, ये अभी नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। थोड़ा लग रहा है कि आपका समय 1-2 मिनट खराब हुआ तो इस कारण से ये मिल ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो गई। चालू खाता, तो अब देखो क्या होता है। भारत का चालू खाते के मामले में जाएंगे तो हमेशा भारत चालू खाते में पॉजिटिव रहता है, ठीक है। हमेशा निगेटिव रहता है। सिर्फ 2 बार भारत चालू खाते में पॉजिटिव रहा। कौन कौन सा 2 बार था? एक 1976 से 1979 और दूसरा कब है? 2001 से 2004। ये 2 बार ही भारत चालू खाते में पॉजिटिव रहा, अदरवाइज हमेशा करंट अकाउंट में भारत इंडिया निगेटिव रहता है। और पूंजी खाते में भारत हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो इसके नीचे एक लाइन लिख दीजिए कि 1976 से 79 और 2001 से 2004 के के दौरान भारत चालू खाते में सकारात्मक रहा, अन्यथा हमेशा नकारात्मक रहा, ठीक है। ये एक लिख दीजिए, हमेशा नकारात्मक रहा, ठीक है। छोड़ दिया इसको, नोट कर दो। 1976, 1979 या 2001 और 2004 के दौरान भारत चालू खाते में सकारात्मक रहा, अन्यथा हमेशा नकारात्मक रहा, ऑलवेज इंडिया, ठीक है, वाज निगेटिव। और इसका कारण क्या था? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड इट? नकारात्मक रहने, अधिकांश समय नकारात्मक रहने के कारण क्या है? इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद लिखिए, अधिकांश समय नकारात्मक रहने का कारण फर्स्ट, पीओएल का भारी आयात, पीओएल का भारी आयात होना। पीओएल में क्या होता है? पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट। पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट, 3 इसको बोलते हैं पीओएल। तीनों को मिलाकर के का भारी आयात, माने भारत में जो दृश्य है, जो वस्तु आयात है, उसका ऑलमोस्ट 1/3 पेट्रोलियम है। और ये भारत के आयात को हमेशा निगेटिव कर देता है। और इस आयात के, ठीक है, निगेटिव होने के कारण भारत का जो चालू खाता है वो मुख्य रूप से, इनके अलावा जाएंगे तो सोना एवं चांदी का आयात अधिक, ठीक है। तो ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कारण रहा है। तीसरा एक और होता है, ठीक है, सेवा निर्यात का
का कम रहना। और चौथा एक और रीजन रहता है, वो जो मनी ऑर्डर है, मनी ऑर्डर जो आपने लिखा है उसमें अंतरण इसका बढ़ते घटते रहना, ये सब भी इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है। एक और रीजन मान सकते हैं, ठीक है, विदेशी निवेश से लाभ का अधिक होना तथा उसे देश से बाहर जाना, ये भी नोट कर लीजिए। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिस कारण से चालू खाता हमेशा से भारत का निगेटिव रहता है। पीओएल का भारी आयात होना तथा उसका मूल्य भी बढ़ते घटते रहना। हाँ, 1976 1979 डेटा ही है, इकोनॉमिक सर्वे में ही जाओगे तो डेटा लिखा हुआ है उसमें। जनता पार्टी की सरकार थी और इधर वाजपेयी जी की सरकार थी, तो इन लोगों के समय में क्या करते हैं कि आयात को रिस्ट्रिक्ट करने की इन्होंने कोशिश किया, और उस कोशिश से जब वस्तुगत आयात कम होता है, ठीक है, मनी ऑर्डर बताना, जैसे मनी ऑर्डर में ये होता है कि जैसे मान लो भारत के बहुत सारे मजदूर गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, तो वो वहां से पैसे भेजते। 3 देश है जहां सबसे ज्यादा मनी ऑर्डर आता है, एक मैक्सिको को, इंडिया को और चाइना को। क्योंकि यहां के लोग जो बाहर में काम करते हैं वो अपने पैसे देश में भेजते हैं, और वो उस देश की, जैसे पाकिस्तान की बात करिए तो पाकिस्तान की आय का, विदेशी मुद्रा आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो मनी ऑर्डर ही है। जो पाकिस्तान के लोग जो बाहर में काम करते हैं तो वो अपना पैसा वहां कमा करके देश के अंदर भेजते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक आय का जरिया होता है मनी ऑर्डर। तो वहां पे लिखा था ना आपने, ये देखो आपने यहां पे लिखा था ना, ये यहां पे जो हेड्स लिखे थे, तो दृश्य लेन देन, तो भारत का ये दृश्य लेन देन हमेशा से क्या रहता है, हमेशा से माइनस रहता है। अदृश्य लेन देन हमेशा से प्लस रहता है, और ये जो पूंजी खाता वाला है ये भी हमेशा से प्लस रहता है, ठीक है, और ये हमेशा से प्लस रहता है। और ये प्लस रहने के कारण क्या होता है कि ओवरऑल भी हमेशा से प्लस रहता है भारत का, भुगतान शेष भी प्लस रहता है। और दृश्य लेन देन निगेटिव क्यों रहता है, वो सारे कारण अभी आपने लिखा। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों का हम भारी आयात करते हैं, उसका दाम ऊपर नीचे होते रहता है, वो भी एक रीजन होता है। उसके अलावा जाएंगे तो सोना चांदी का आयात होता है, ठीक है। इनके अलावा जाएंगे तो ये सेवा व्यापार है, जब मान लो पर्यटक देश में कम आएंगे, ठीक है, या सर्विसेज सॉफ्टवेयर आप कम बेचेंगे, ज्यादा बाहर से खरीदेंगे, कंसल्टेंसी, बहुत ज्यादा कंसल्टेंसी आप बाहर से लेंगे, कम यहां से देंगे, तो सेवा व्यापार निगेटिव रहेगा या सेवा व्यापार का आकार छोटा रहेगा। अदरवाइज जाएंगे तो भारत में ये वस्तु आयात, ये जो इसको, अगर इसको हम ऐसे वस्तु व्यापार तक ही सीमित रखें और सीमित रख करके ये कहें तो ये हमेशा निगेटिव होता है। ये आपने देखा, ये हमेशा प्लस रहता है, ये भी हमेशा प्लस रहता है, और ये हमेशा माइनस रहता है। क्यों माइनस रहता है? माने भारत में जो सेवा व्यापार है, आपने देखा था, आपने व्यापार वाले में लिखा भी है, ये प्लस रहता है। मनी ऑर्डर हमेशा भारत में आता अधिक है, जाता कम है। नेपाल के मजदूर जो भारत में काम करते हैं तो वो यहां से पैसे भेजते हैं, भारत के मजदूर जो दूसरे देशों में रहते हैं वहां से पैसे भेजते हैं, तो इसका जो बैलेंस होता है अंतरण वाले का, रेमिटेंस का, वो हमेशा प्लस रहता है, ठीक है। भारत के मजदूर ज्यादा भेजते हैं, यहां से कम जाता है। सेवा व्यापार में आता अधिक है, जाता कम है, ठीक है, तो ये भी प्लस रहता है, ये भी प्लस रहता है। लेकिन लाभ है, ये जो इनकम जो लिखा हुआ है यहां भी इसको समझिए। जैसे सैमसंग इंडिया, सुजुकी के द्वारा, एचपी के द्वारा, बाकी इस तरह के जो भी विदेशी कंपनीज वगैरह हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और मोबाइल बनाने वाली कंपनियां, ये सारी कंपनियां जो निवेश करेंगी ज्यादा तो उनको प्रॉफिट होगा अधिक। तो जो प्रॉफिट होगा प्लस वो जो टेक्नोलॉजी यहां ट्रांसफर करते हैं उसके बदले में वो पेटेंट चार्ज भी लेते हैं। भाई उनकी टेक्नोलॉजी है, सैमसंग की टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया के में रजिस्टर्ड है, और वो साउथ कोरिया के रजिस्टर्ड टेक्नोलॉजी को आप भारत में यूज करेंगे, सैमसंग इंडिया द्वारा उसको यूज किया जाएगा, तो उसको साउथ कोरिया की ओरिजिनल कंपनी को 2 पैसे दिए जाएंगे। 1 पैसा दिया जाएगा जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसके बदले में, ठीक है, रॉयल्टी देंगे, और दूसरा जो यहां पे प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट उनको भेजेंगे। तो विदेशी निवेश जब आता अधिक है तो उन कंपनियों को लाभ अधिक होगा। तो भारत में विदेशी निवेश आता अधिक है, जाता कम है,
तो स्वाभाविक रूप से जब विदेशी निवेश अधिक आएगा और विदेशी निवेश जाएगा कम, तो उल्टा लाभ उल्टा हो जाएगा। लाभ उल्टा कैसे? जब विदेशी निवेश अधिक आया तो लाभ अधिक जाएगा, और विदेशी निवेश कम जाएगा तो लाभ भी कम आएगा। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं। विदेशी निवेश अधिक आएगा तो लाभ अधिक जाएगा, और विदेशी निवेश कम जाएगा तो लाभ कम आएगा। ठीक है, तो भारत में विदेशी निवेश आता, तो इसलिए ये लाभ वाला पोर्शन होता है हमेशा निगेटिव होता है, लेकिन ओवरऑल ये तीनों को जोड़ते हैं तो ये प्लस रहता है। तो उसी में हमने ये वाले का एक रीजन आपको बताया, चालू खाते का एक रीजन बताया कि भाई क्यों ये हमेशा ये निगेटिव क्यों रहता है, अधिकांश समय में निगेटिव क्यों रहता है। ठीक है, उसी में लिखिए नीचे एक लाइन, देखो पूंजी खाते में भारत हमेशा सकारात्मक रहता है। इसके आगे लिख दीजिए, इन कैपिटल अकाउंट इंडिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। पूंजी खाते में भारत हमेशा सकारात्मक रहता है। नगद बढ़ाता है कोई बात नहीं, लेकिन विदेशी मुद्रा तो लाता है ना। हमें इससे मतलब नहीं है कि पैसा बढ़ाता है घटाता है, हमें तो इससे मतलब है कि, ठीक है, पीओएल में तो बताया, तो पीओएल में क्या है? पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट, अभी तो लिखा, हिंदी में तो लिखा, पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट, ये पीओएल में शामिल होते हैं। पी से पेट्रोलियम, ऑयल से, ओ से ऑयल, ठीक है, और एल से लुब्रिकेंट। ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल के रूप में भारत से बाहर से आता है और आकर के यहां से, जैसे पेट्रोलियम भारत सबसे ज्यादा, आज भी अखबारों में छपा हुआ है, पेट्रोलियम भारत सबसे ज्यादा इराक से खरीदता है। सऊदी अरेबिया से पेट्रोल भारत कम खरीदने पर बल दे रहा है, और उसके बदले में नाइजीरिया पर, नाइजीरिया, इसमें लिख दीजिए एक लाइन, मैंने ये बोला कि पूंजी खाते में भारत हमेशा सकारात्मक रहता है। इसके कारणों में इसके कारणों में भारत में विदेशी निवेश का अधिक आना, विदेशी निवेश का अधिक आना तथा कम जाना, अधिक आना तथा कम जाना, अधिक आना तथा कम जाना। दूसरा लिखिए, बैंकिंग जमा का अधिक होना, बैंकिंग जमा का अधिक होना, बैंकिंग जमा का अधिक होना। क्या लिखे? बैंकिंग जमा का अधिक होना। इनके अलावा विदेशी सहायता भी अधिक प्राप्त होता है। नहीं, बेनिफिट और प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों एक ही होता है। इनके अलावा विदेशी सहायता भी अधिक प्राप्त होता है। उसी में लिख लो, समग्रता में, ओवरऑल, समग्रता में देश में भुगतान संतुलन का अधिक होना, देश में भुगतान संतुलन का अधिक होना, भुगतान संतुलन का सकारात्मक रहना। देश में भुगतान संतुलन का सकारात्मक रहना। ठीक है, बस सकारात्मक रहना, बस ये था आपका भुगतान संतुलन वाला एक पार्ट। अब इसी में भुगतान संतुलन में ही देखो एक आता है
संतुलन में ही ये जो बीओपी है, इसी में एक आता है मुद्रा परिवर्तनीयता। समझाया था, अब आपने ध्यान से सुना नहीं। भुगतान संतुलन बीओपी। अब इसी में समझ लो एक टॉपिक होता है मुद्रा परिवर्तनीयता। अब इसको खूब ध्यान से सुनिएगा। परिवर्तनीयता, मनी कन्वर्टेबिलिटी, ये क्या होता है? कन्वर्टिबिलिटी, मनी कन्वर्टेबिलिटी। अब इसमें देखो मुद्रा परिवर्तनीयता का मीनिंग क्या है। इसमें लिखिए एक लाइन, देखो इसका तात्पर्य अच्छा एक मिनट, यह भुगतान संतुलन से संबंधित है। पहले लिख दीजिए, यह भुगतान संतुलन के दोनों खातों से संबंधित है। फर्स्ट लाइन लिखिए, खातों से संबंधित है। इट्स रिलेटेड विथ बोथ अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले तो ये लिख दीजिए, भुगतान संतुलन के दोनों खाते से संबंधित है। अंतरण खूब समझाया, नेपाल एग्जाम्पल, भारत, सबका एग्जाम्पल दे दे के समझाया। अब एक एक आदमी को कैसे समझाएंगे बताओ? रिकॉर्डिंग में रहेगा, उसको एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। या आगे अब देखिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आगे बता रहे हैं। यह भुगतान संतुलन के दोनों खातों से संबंधित है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ दोनों खातों से संबंधित है का? ये भुगतान संतुलन के तो दो ही खाते होते हैं, एक चालू खाता, दूसरा पूंजी खाता। संबंधित है अर्थात चालू खाते के लिए मुद्रा परिवर्तनीयता, मनी कन्वर्टेबिलिटी, परिवर्तनीयता फर्स्ट, अर्थात चालू खाते के लिए मुद्रा परिवर्तनीयता, और दूसरा पूंजी खाते के लिए। ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर बाद में पूछोगे तो फिर हम बताएंगे नहीं बाद में। खूब ध्यान से इसको सुन लीजिए। चालू खाते में के लिए मुद्रा परिवर्तनीयता, फिर पूंजी खाते के लिए मुद्रा परिवर्तनीयता। मुद्रा परिवर्तनीयता मुद्रा परिवर्तनीयता क्या बोला हमने? चालू खाते के लिए मुद्रा परिवर्तनीयता और दूसरा पूंजी खाते के लिए मुद्रा परिवर्तनीयता। ठीक है, ये क्या होता? तो फिर मुद्रा परिवर्तनीयता दो भुगतान संतुलन के दोनों खातों से संबंधित है। ये तो क्लियर हो गया। अब इसका व्यवहारिक मीनिंग देखिए। जैसे इसमें देखो कि बीओपी और इसके दो खाते हैं। कौन कौन से? एक है करेंट अकाउंट, समझा रहा हूं, इसको लिखिएगा नहीं। दूसरा है कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। भाई दोनों में, करेंट अकाउंट में भी ये इसमें वस्तु व्यापार है, ठीक है, प्लस सेवा व्यापार है, सेवा प्लस अन्य, ठीक है। इसमें विदेशी निवेश है, निवेश, कर्ज, अब प्लस डॉट डॉट आपने अभी लिखा है थोड़ी देर पहले। तो दोनों खाते में देखो होता क्या है कि वस्तु व्यापार में भी दो होता है। कौन कौन सा? एक आयात और दूसरा होता है निर्यात, ठीक है। तो अब देखो मुद्रा परिवर्तनीयता का यहां मीनिंग क्या हुआ। जब आप बाहर से कुछ पेट्रोलियम पदार्थ आयात करते हैं, सोना चांदी आयात करते हैं, कोयला आयात करते हैं, कुछ भी बाहर से जब खरीदते हैं तो बदले में आपको मुद्रा देना होता है, करेंसी देनी होगी। और वो करेंसी घरेलू रुपया नहीं है, वो करेंसी डॉलर है मुख्य रूप से, या अन्य कोई करेंसी होगा। अर्थात जब आप आयात करते हैं तो आपको क्या करना होता है भाई, घरेलू मुद्रा को डॉलर में कन्वर्ट करके और डॉलर लेके जाना होता है सामान खरीदने के लिए, स्वाभाविक रूप से। आप समझ रहे हैं इस बात को। उसी तरह से कोई बाहर में पर्यटन के लिए जा रहा है, कोई बाहर में निवेश के लिए जा रहा है, कोई बाहर कर्ज देने के लिए जा रहा है, तो उसको रुपया नहीं देगा, वो क्या देगा
भाई भुगतान संतुलन के जो डिफरेंट हेड्स हैं, जब बाहर जाना होगा तो आपके पास तो रुपया है देश के अंदर, उस रुपये को दे करके आप फॉरेन करेंसी लेंगे और बाहर जाएंगे या बाहर में देंगे, निवेश करेंगे, कर्ज देंगे या सहायता देंगे या जो कि बैंकों में जमा करेंगे। रुपया दे करके विदेशी मुद्रा भुगतान संतुलन के लिए भी जरूरी है, और चालू खाते के लिए भी रुपया दे करके ही आप बाहर से डॉलर, आपको डॉलर मिलेगा और उससे आप बाहर से सामान खरीद पाएंगे। तो भुगतान संतुलन के चालू खाते में भी और पूंजी खाते में भी, दोनों खाते में आपको रुपये को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करना पड़ रहा है, और इसी को मुद्रा परिवर्तनता कहा जाता है। इसलिए हमने यहां लिखवाया कि मुद्रा परिवर्तनता का संबंध दोनों खाते से है, चालू खाते की मुद्रा परिवर्तनता और पूंजी खाते में मुद्रा परिवर्तनता। दोनों के लिए आपको रुपया देकर के फॉरेन करेंसी लेना होता है। क्लियर सी बात है? यही आपने देखिए यहां पर, आपने यहां पर लिखा है चालू खाते के लिए मुद्रा परिवर्तनता और पूंजी खाते के लिए मुद्रा परिवर्तनता। ठीक है, और फिर नीचे, अब इसके नीचे लिख दीजिए यहां मुद्रा परिवर्तनता से परिवर्तनीयता, मनी कन्वर्टेबिलिटी, परिवर्तनता का तात्पर्य घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा में परिवर्तन है। मुद्रा में परिवर्तन है। घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा में परिवर्तन है। कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, मुद्रा परिवर्तनता का तात्पर्य घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा में परिवर्तन है। और यहां पर यह 3 प्रकार का होता है, ये नोट कर लीजिए, यह 3 प्रकार का होता है। अर्थात मुद्रा परिवर्तनता, परिवर्तनीयता 3 प्रकार का होता है, और 3 पैर बना लीजिए। 3 पैर बना लीजिए। कौन कौन सा? एक अपरिवर्तनीयता, नॉन कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी। दूसरा आंशिक परिवर्तनीयता, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। और तीसरा पूर्ण परिवर्तनीयता, तीसरा फुल कन्वर्टिबिलिटी या पूर्ण परिवर्तनीयता। पूर्ण परिवर्तनीयता, फुल कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, 3 तरह का होता है। नहीं नहीं, आप भी लिखिए। अपरिवर्तनीयता, आंशिक परिवर्तनीयता और पूर्ण परिवर्तनीयता। अपरिवर्तनीयता, आंशिक परिवर्तनीयता, पूर्ण परिवर्तनीयता। और इसमें है, अपरिवर्तनीयता में क्या होता है, चाहे चालू खाता हो या पूंजी खाता हो। बैक करूं? लीजिए, बैक कर दिया। अच्छा, ये तो इसकी जरूरत नहीं थी, ये तो लिखना नहीं था आपको, ये वाला था। तो ये तो बहुत देर तक रखा था स्क्रीन पे छोटू जी। अब देखो, अब आगे बताऊं? अब जब समझ में आते चले तो फिर नहीं, चलो बैठा हुआ हूं,
चलो भाई बैलगाड़ी की तरह चलते हैं। ठीक है, देखो कैसे आ, देखो विषय की समझ हो जानी चाहिए। देखो विषय का समझ हो जाए और उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़िए, माने न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। आपका आईएएस अगर पीटी पास करना चाहते हो या कोई भी पीटी पास करना चाहते हो तो विषय की समझ, टीचर आपको विषय की समझ करा देते हैं। इतिहास वाले सर इतिहास करा देंगे, पॉलिटी वाले सर पॉलिटी करा देंगे, सब सर अपना अपना विषय करा देंगे। अब उसके ऊपर अगर न्यूज़पेपर को आप अपने से जोड़ लेंगे तो करंट अफेयर्स और उस टॉपिक का जो लेटेस्ट पार्ट है वो दोनों, तो इसलिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे के आसपास न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसका मतलब है कि पढ़ाई कमजोर हो रही है। तो एक देखो अपरिवर्तनता, दूसरा आंशिक परिवर्तनता, तीसरा पूर्ण परिवर्तनता। और अपरिवर्तनता का देखो मीनिंग क्या हुआ। आपने जैसा हमने कहा कि जैसे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते के लिए जनसत्ता नहीं पढ़ा जाता है, जनसत्ता आपके काम का चीज नहीं है, बता रहा हूं। आप दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान में से तीनों में से कोई एक पेपर पढ़िए, ये सब मध्यमार्गी हैं, अच्छा आपको जरूरत की चीजें ये दे देते हैं। आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो अप्रोच उसको मिलेगा वहां से। 3 हिंदी में 3 ही अखबार हैं, तीनों में से कोई भी अखबार, अब दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, ये 3 में से कोई भी अखबार जो आपको मिलता हो पढ़िए। इंग्लिश में हिंदू आप ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिएगा, तो उससे भी हम लोगों की जरूरत की चीजें पूरी हो जाती हैं। ठीक है, खैर अब चलो उसको छोड़ दो। यहां पे अब इसको समझो अपरिवर्तनता का। देखो हमने क्या कहा, जब माने पैसे की भाई विदेशी मुद्रा को कन्वर्ट कराने की जरूरत 2 ही स्थिति में है। कौन सा है? एक है चालू खाता के लिए, और दूसरा है पूंजी खाते के लिए। भाई परिवर्तन तो 2 ही खाते के लिए चाहिए। जब मुद्रा को अपरिवर्तनता तब माना जाएगा जब आप चालू खाते के किसी लेन देन के लिए आप रुपया देकर के फॉरेन करेंसी मांगने जाएंगे, पूंजी खाते के किसी हेड के लिए पैसा दे करके विदेशी मुद्रा मांगने जाएंगे, तो 2 स्थिति हो सकती हैं। एक है कि वो आपको आरबीआई द्वारा निर्धारित दर पर प्राप्त होगा या खुले बाजार के दर पर प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आरबीआई के दर पर प्राप्त होने का मतलब यह हुआ कि पेट्रोल डीजल है वो बाजार में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है घट रहा है उसके अनुसार, या सरकार द्वारा तय एमएसपी निर्धारित, जैसे अनाज है तो अनाज को आप खुले बाजार के मूल्य पर खरीदते या बेचते हैं, या फिर आप सरकार द्वारा तय मूल्य पर बेचते खरीदते हैं। तो जब दोनों खाते के लिए जब आप पैसा मांगने जाए, पैसा देकर के डॉलर या विदेशी मुद्रा मांगने जाएंगे तो दो तरीके से मिलेगा। एक कौन कौन सा? एक आरबीआई के द्वारा निर्धारित दर पर या खुले बाजार के दर पर। ठीक है, तो अपरिवर्तनता का मतलब होता है कि दोनों खाते खातों के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित दर पर विदेशी मुद्रा प्राप्त होना, उसको बोलते हैं अपरिवर्तनता। दोनों खातों के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित दर पर विदेशी मुद्रा प्राप्त होना, उसको बोलेंगे अपरिवर्तनीय। क्यों ऐसा किया जाता है? इसलिए किया जाता है, हाँ इंडियन एक्सप्रेस भी ठीक है, इसलिए किया जाता है, यह प्रभात खबर अच्छा नहीं है। देखो इसलिए ऐसा किया जाता है कि अगर मान लो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्राएं कम हैं और हर आदमी यहां से रुपया देकर के विदेशी मुद्रा लेके जाना चाहे, तब तो एकदम से जल्दी ही खाली हो जाएगा वो, और देश में विदेशी मुद्रा संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो आरबीआई द्वारा क्या किया जाएगा? जब फॉरेन करेंसी रिजर्व हमारा कम रहेगा तो हम क्या करें? आरबीआई द्वारा क्या किया जाएगा? $1 के लिए 500 रुपया तय कर दिया जाएगा, 1000 रुपया तय कर दिया जाएगा। भाई 1000 रुपया दो, $1 लेके लो, तो उससे क्या हो जाएगा? वो लेके नहीं जाएगा, या जिसको जरूरत होगा वही लेके जाएगा। ठीक है, कोई विदेश घूमने जाना चाहता है वो विदेश नहीं घूमने जाएगा, क्योंकि 1000 रुपया देने से $1 मिल रहा है।
और वहीं पे मार्केट रेट पे जाएंगे तो 72-73 रुपए में $1 मिल रहा है, तो 72-73 रुपए में $1 मिल रहा है, तो सब जाकर के भाग भाग के जाएंगे अपना रुपया देकर के डॉलर लेके बाहर, और डॉलर इस तरीके से खत्म हो जाएगा। तो जब देश में डॉलर की स्थिति खराब होती है तो मुद्रा अपरिवर्तनता की नीति अपनाई जाती है। तो उसी के नीचे एक लाइन लिख दीजिए, लिखो यह नीति तब अपनाई जाती है, यह नीति तब, उसी के नीचे लिखिएगा, इसी के नीचे, यह नीति तब अपनाई जाती है यह नीति तब अपनाई जाती है जब देश में विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है, विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है। ठीक है, अब देखिए आंशिक परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है। विदेशी मुद्रा मांग की विदेशी मुद्रा मांग का 50% आरबीआई द्वारा निर्धारित दर पर शेष 50% बाजार दर पर। आंशिक परिवर्तनीयता का मतलब हुआ, आंशिक परिवर्तनीयता का मतलब हुआ, हमने लास्ट लाइन में कहा था कि यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब देश में विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति कमजोर हो। अब यहां लिखिए, आंशिक परिवर्तनीयता में विदेशी मुद्रा मांग का 50% आरबीआई द्वारा निर्धारित दर पर, शेष 50% बाजार दर पर। ऐसी स्थिति को बोला जाता है आंशिक परिवर्तनीय। इसको आंशिक परिवर्तनीय कहा जाता है। अब लिखिए पूर्ण परिवर्तनीय, तीसरा पूर्ण परिवर्तनीय, और इसमें लिखिए मांग की संपूर्ण राशि, विदेशी मुद्रा मांग की संपूर्ण राशि आरबीआई द्वारा निर्धारित दर पर, संपूर्ण राशि बाजार दर पर प्राप्त। और इसमें लिख दीजिए विदेशी मुद्रा मांग की संपूर्ण राशि बाजार दर पर प्राप्त, और उसमें लिख दीजिए यह स्थिति तब अपनाई जाती है जब विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति संतोषजनक हो। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति संतोषजनक हो। निखिल, क्यों आप इस तरह से कमेंट को फिर हमें बंद करना पड़ जाएगा? मैंने कई बार स्पष्ट किया, बताया कि मैं ये बात आप जो पूछ रहे हैं बार बार, वो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अभी क्लास शुरू होने के पहले ही बताया कि मैं आप कॉपी पहले नोट्स बनने दीजिए, नोट्स बनने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा पीटी है, कौन सा मेंस है। पीटी में भी जो है वो सारा पेपर 2 के आईआर के पार्ट के रूप में है। ये सब बात बताया, आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब जाइए, आपके कारण मैं अब कमेंट को ऑफ कर रहा हूं। मैंने कमेंट को ऑफ कर दिया। अब कमेंट हम लोग लास्ट में 5:40 पे ऑन करेंगे। ठीक है,
विदेशी मुद्रा मांग की संपूर्ण राशि बाजार दर पर प्राप्त। यह स्थिति तब अपनाई जाती है जब विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति संतोषजनक हो। तभी तो होगा ना, सोचो कि भाई विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति अगर संतोषजनक है तभी तो हम उसको तभी तो हम इसको वो करेंगे ना। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा आपने? यह स्थिति तब अपनाई जाती है जब विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति संतोषजनक हो। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति संतोषजनक हो, इसका मतलब क्या हुआ? जब भाई हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त मात्रा में जब है तो फिर हमें उसके लिए रुपया देकर के विदेशी मुद्रा कोई मांगने आ रहा है तो उस पर कोई सीलिंग लगाने की जरूरत नहीं है। भाई जो बाजार में रेट है डिमांड और सप्लाई के अनुसार, अगर रुपए की मांग ज्यादा होंगी तो भाई महंगा हो जाएगा। भाई 100 रुपए में $1 मिल रहा है तो पता चला कि वो 150 रुपए में $1 मिलने लगेगा। अगर डॉलर की मांग ज्यादा है तो, और पता चला कि डॉलर की मांग ही नहीं है, कोई विदेश नहीं जा रहा है, सब कोरोना के कारण या बाहर से आयात नहीं हो पा रहा है, जो भी इंटरनेशनल लेन ट्रांजेक्शन है उस पर सब पे रोक अगर लग जाए तो स्वाभाविक रूप से भाई डॉलर की मांग नहीं होंगी, डॉलर की मांग नहीं होंगी तो बाजार में $1 का कीमत अभी जो 72-73 रुपए है वो घट के 60, 62, 40 रुपए हो जाएगा। तो ऐसी ये तब लेकिन अपनाया जाता है जब विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास पर्याप्त हो और हमें भरोसा हो कि कोई कितना भी रुपया देकर के डॉलर मांगेगा हम उसको डॉलर दे देंगे। ठीक है, उस हमारे डॉलर के भंडार में कोई ज्यादा कमी नहीं आएंगी, उसकी जरूरतों को हम पूरा कर देंगे, तब पूर्ण परिवर्तनता की स्थिति अपनाई जाती है। अब पैरा चेंज करके लिखिए। देखो भारत में भारत में भारत में भारत में 1993-94 में चालू खाते में रुपए को आंशिक परिवर्तनीय बनाया गया। परिवर्तनीय, उसके पहले अपरिवर्तनीय था, आंशिक परिवर्तनीय बनाया गया। फिर 1994-95 से पूंजी खाते में, 1994-95 से पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया बनाया गया। ये फैक्ट लिख दीजिए। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि 1991-92 में जो आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई तो भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो गया था। तो जब पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा हो गया तो फिर हमें फिर अपरिवर्तनीय रखने की कोई जरूरत नहीं थी। तो शुरू में आंशिक परिवर्तनीय, पार्शियल कन्वर्टेबल किया गया, फिर पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। और उसी में लिख दीजिए पूंजी खाते में रुपया अपरिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है, किंतु आरबीआई की दर एवं बाजार दर दोनों लगभग समान है। ठीक है, पूंजी खाते में रुपया अपरिवर्तनित है लेकिन आरबीआई की दर और बाजार दर दोनों लगभग समान है, तो इसलिए ये ऑलमोस्ट पूर्ण परिवर्तनीय जैसा ही है। ठीक है, लगभग समान है, इसलिए पूंजी खाता लेन देन पर अधिक प्रभाव नहीं। पूंजी खाता लेन देन पर अधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे मान लो 1000 लीटर पेट्रोल आपको खरीदना है, तो जब अपरिवर्तनीय होगा तो उसके लिए मान लीजिए $50,000 आपको चाहिए। कोई भी किसी बात के लिए अगर $50,000 आपको चाहिए, तो अपरिवर्तनीयता में क्या होता है भाई, 50 का $50,000 आपको आरबीआई के द्वारा तय दर पर मिलेगा। ठीक है, अब उसी में 50,000 में आंशिक परिवर्तन में क्या होगा, $25,000 आरबीआई के दर पे मिलेगा, $25,000 बाजार दर पे मिलेगा। ठीक है, और पूर्ण परिवर्तनीय में क्या होगा, पूरे $50,000 बाजार दर पे मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब आगे लिख लीजिए, रुपया आगे लिख दीजिए, लिखिए पूंजी खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिए सुझाव देने हेतु रुपए को पूर्ण परिवर्तन बनाने के लिए सुझाव देने हेतु पूंजी खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिए सुझाव देने हेतु एसएस तारापुर समिति का 1997 तथा 2005 में गठन किया गया। 2005 में गठन किया गया। एसएस तारापुर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, उनकी अध्यक्षता में कि भाई पूंजी खाते में भी रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया जाए, इसके लिए सुझाव दीजिए। ठीक है, गठन किया गया। किंतु इन्होंने सुझाव दिया कि पूर्ण परिवर्तनीय कर दिया जाना चाहिए। परिवर्तनीय करने के पक्ष में सुझाव किंतु विदेशी मुद्रा संकट उत्पन्न होने की स्थिति होने की आशंका में विदेशी मुद्रा संकट उत्पन्न होने की आशंका में किंतु विदेशी मुद्रा संकट उत्पन्न होने की आशंका में इसे लागू नहीं किया गया। नोट कर लीजिए इसको भाई, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कर दें और टाटा के द्वारा, रिलायंस के द्वारा, बाकी सारी कंपनियां बड़े पैमाने पर रुपया दे करके और यहां से विदेशी मुद्रा लेकर के अफ्रीकी देशों में निवेश करने चले जाएं, चाइना में निवेश करने चले जाएं, ब्रिटेन निवेश करने चले जाएं, तो हमारा सारा विदेशी निवेश भंडार क्या हो जाएगा, विदेशी मुद्रा भंडार सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यद्यपि तारापुर कमेटी ने कहा कि ठीक है, अब आपका विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त हो गया है, अब आप परमिशन दे दीजिए, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर इसको पूर्ण परिवर्तनीय कर दिया गया, अर्थात बाजार दर पर विदेशी मुद्रा देने की अनुमति अगर दे दी गई, तो कभी भी ये जो विदेशी निवेशक हैं वो रुपया देकर के अपना निवेश लेके भागने लगेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने शेयर बाजार में निवेश कर रखा है विदेशी, वो अपना शेयर बेच करके यहां से भागने लगेंगे। देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, भारत में बहुत सारी मान लीजिए बाधाएं होती हैं काम करने में। अब पता चला कि अदानी अंबानी कहीं अगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कोई सरकार बन जाए 2024 के बाद, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इनको अगर कांग्रेस, राहुल गांधी अगर लगे इनसे विरोध करने, तो इनकी कोशिश क्या होगी, अगर पूर्ण परिवर्तनीय है तो जो भी रुपया, जैसे ममता बनर्जी के द्वारा सिंगूर में नैनो प्लांट को लगाने से रोका गया, टाटा ने 1600 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ करके वहां से निकल गए वो। ठीक है, तो कई बार सरकारें पक्ष में जब नहीं होती हैं, तो ये जो उद्योगपति होते हैं फिर उनको निर्णय करना होता है। तो निर्णय करना होता है कि भाई वहां रहें कि नहीं रहें। तो देश में मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि देश में उस उद्योगपति को रहना उचित नहीं है, उसको लगता है कि हमारे पक्ष की सरकार नहीं है, हम यहां काम नहीं कर पाएंगे, तो अपना संपत्ति बेच करके, रुपया दे करके यहां से किसी तरह से भागना चाहेंगे।
अब भागना चाहेंगे तो ऐसे लोग यहां से भागने लगेंगे तो ये हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पूरा खत्म हो जाएगा, संकट हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ था 1997-98 में जाएंगे तो आप देखेंगे तो उनके यहां जो इंडोनेशिया वगैरह था, इंडोनेशिया में यही स्थिति आई थी। इंडोनेशिया 1998 में उनके यहां फाइनेंशियल क्राइसिस जो इनका आया था 1998 वगैरह में, ये सारे जो पीले दिखाई दे रहे हैं ये सब देशों में इस तरह का संकट आ गया था। इन देशों में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब देशों में संकट आया हुआ था। ये क्या हुआ, इन लोगों ने पूंजी खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया तो बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश देश में आएगा। क्यों? क्योंकि जब मर्जी आइए और अपना रुपया देकर के जब मर्जी यहां से जाना हो चले जाइए। लेकिन अपरिवर्तनीय होने का नुकसान क्या है कि भाई जब मर्जी आइए, जाते समय हमसे पूछ के जाना होगा। अर्थात जाते समय रुपया देकर के जो फॉरेन करेंसी लेके आप जाना चाहते हैं वो हमारे द्वारा तय दर पर, और वो तय दर हमारा कुछ भी हो सकता है, और इसका परिणाम होगा कि आने के पहले 4 बार सोचेंगे कहीं आके फंस ना जाए। तो ये जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं ये आसियान वाले, इसमें इनके यहां क्या हुआ कि इन्होंने आने दिया बड़े पैमाने पे। ठीक है, आप आइए जब मर्जी तब जाइए, पूंजी खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया। और इनके यहां पता चला कि ये जो 1998 में जब बिजनेस थोड़ा सा कम हुआ तो ये सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो अपना अपना जो लोकल करेंसी था वो लोकल करेंसी दे करके और फॉरेन करेंसी लेके भागना शुरू किया यहां से। और सारे जब एक साथ भागना शुरू कर जाएंगे तो क्या हुआ, फिर फॉरेन करेंसी रिजर्व इनका खत्म हो गया। और रुपये जो इनका इंडोनेशिया का जो रुपया था, इंडोनेशिया की करेंसी को भी रुपया बोलते हैं, रुपया था डेली टूट रहा था। आईएमएफ से जाकर के उन्होंने विदेशी मुद्रा लेके आए जिससे कि मांग को पूरा कर सके। जैसे नहीं होता है दाल का रेट बहुत ज्यादा होने लगता है तो दाल आयात करते हैं, तो उसी तरह से विदेशी मुद्रा आईएमएफ से जाकर के इंडोनेशिया लेके आ रहा है, कई उपाय कर रहा है, सोना चांदी गिरवी रख के विदेशी मुद्रा लेके आ रहा है। लेकिन विदेशी मुद्रा की मांग इतनी ज्यादा है कि पता चला कि 1000 रुपया देने से $1 मिल रहा है, पता चला कि दूसरे दिन 1500 रुपया देने से $1 हो गया, 2000 रुपया देने से $1000 हो गया, 10,000 रुपया देने से $1000 हो गया। और इस तरह से रुपया क्या हो रहा है, डॉलर की तुलना में रुपया का कोई मूल्य ही नहीं रह जा रहा है, तेजी से गिर रहा है। ठीक है, तो अगर आप पूर्ण परिवर्तनता की अनुमति अगर पूंजी खाते में देते हैं तो ऐसा ही हो सकता है। जितने निवेशक हैं ये सब कभी एक पर्टिकुलर टाइम पे यहां से भागने लगेंगे, शेयर बाजार से लेकर नीचे, और आपकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। ठीक है, इंडोनेशिया में भी ऐसा ही हुआ। तो इंडोनेशिया में जब हुआ तो इंडोनेशिया आप जानते हैं एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहां पे हुआ कि भाई ये रुपया तो बड़ा तेजी से गिर रहा है, अब इसको कोई भी उपाय कर रहे हैं तो ये रुपया रुक नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, भाई उपाय क्या है? तो उपाय के रूप में उन्होंने क्या किया कि भाई उपाय पूछा कि क्या उपाय है। तो कोई भारतीय वहां पे थे, महाराष्ट्र वगैरह से जुड़े हुए रहेंगे, तो उन्होंने सुझाव दिया कि भाई भारत में, ठीक है, कि भारत में गणेश जी बड़े फेमस हैं, और गणेश जी को कहा जाता है कि वो अपने पूरे वजन लेकर के सिद्धि विनायक और पता नहीं क्या क्या किस किस नाम से, तो उन्होंने सुझाव दिया कि गणेश जी को अगर का फोटो अगर रुपया पर छाप दिया जाए, ठीक है, तो रुपया टूटना बंद हो जाएगा, रुपया गिरना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये सुझाव दिया गया। और इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश होने के बावजूद, भारत एक हिंदू देश, भारत में हिंदू 80% हिंदू हैं, मेजोरिटी ऑफ हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भारत में आप रुपए पर अगर यहां के रुपए पर किसी देवी देवता का फोटो छाप दीजिए तो हाय तौबा मच जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। लेकिन इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, ठीक है, और मुस्लिम देश होने के बावजूद आज भी इंडोनेशिया के करेंसी पर वहां पर गणेश जी का फोटो छपा हुआ है। देखिए, दिखाते हैं। इंडोनेशियन करेंसी विथ लॉर्ड गणेशा। देखिए, ये सारा करेंसी दिख रहा है, और इसमें देखिए कोने में क्या है, इसमें देखिए गणेश जी का फोटो दिख रहा है ये, ठीक है, सब करेंसी पर देखिए कितना है, 20,000 रुपए का जो उनका करेंसी है उस करेंसी पर गणेश जी का देखिए फोटो छपा हुआ है। तो उसके पीछे रीजन क्या था, कहा गया कि भाई गणेश जी का फोटो अगर छाप देंगे तो गणेश जी पूरे धरती का बोझ लेकर के आपके रुपए पर बैठ जाएंगे और आपका रुपया टूटना बंद हो जाएगा। ये देखिए सारे करेंसी पर ये है, ये गणेश जी का फोटो है, देखिए यहां पे।
हाँ, फायदा हुआ, रुपया टूटना बंद हो गया। अब भले गणेश जी के बैठने से, गणेश जी का फोटो छापने से भले जो हुआ हो, लेकिन अदरवाइज सरकार के द्वारा उपाय तो किए ही जा रहे थे। उन उपायों का परिणाम यह हुआ कि रुपया टूटना बंद हो गया। ठीक है, तो आप उसको जो मानिए कि गणेश जी के बैठने के फोटो छापने के कारण ऐसा हुआ, या सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के कारण ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ कि उनका करेंसी टूटना बंद हो गया। तो भारत इसी जो इंडोनेशिया, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संकट है, उस संकट से सीख लेकर के, और भारत अभी भी पूंजी खाते रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया है। ठीक है, लागू नहीं किया है। उसी में लिख दीजिए, यद्यपि लिख दो, विदेशी मुद्रा संकट उत्पन्न होने की आशंका में इसे लागू नहीं किया है। यद्यपि लिख दीजिए, पूंजी खाते में रुपए के पूर्ण परिवर्तनीय होने से विदेशी निवेश बढ़ जाता है। विदेशी निवेश बढ़ जाता है। विदेशी निवेश बढ़ जाता है। ठीक है, आगे लिखिए। ठीक है, विदेशी निवेश बढ़ जाता है। बस, तो ये था ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, भुगतान संतुलन का। अब नेक्स्ट हेडिंग एक डाल दीजिए, विदेशी निवेश। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। नहीं, विदेशी निवेश इसमें लिखिए, अपने देश में, और उसमें लिख देंगे एक लाइन, भारत में विदेशी निवेश की अनुमति 1991 में आर्थिक सुधारों के माध्यम से दी गई। जैसे आज के अखबार में जाएंगे तो लिखा हुआ है कि पेंशन वाले मामले में विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% करने का सरकार द्वारा निर्णय किया जाएगा। ठीक है, सारे जो कर्मचारी हैं उनकी 1 जनवरी 2004 से जितने सरकार में, केंद्र सरकार में नई नियुक्तियां हैं सेना को छोड़कर, वे सारे लोगों का जो पेंशन का राशि है वो एक संस्था बनाई गई, उसको दे दिया जाता है, PFRDA को, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और उसके पास जो पैसे होते हैं उसको विभिन्न निवेशकों द्वारा ले करके शेयर बाजार में, बॉन्ड में या शेयर बाजार में उसको निवेश किया जाता है। तो अभी आज के अखबार में यह लिखा हुआ है कि भारत सरकार द्वारा ये पेंशन के क्षेत्र में PFRDA के पास जो कर्मचारियों का पैसा है उसको लेकर के शेयर बाजार में निवेश करने के लिए जो कंपनियां काम करती हैं, उसमें उन कंपनियों के मामले में विदेशी निवेश की अनुमति 74% किया जाना है। ठीक है, अभी वो 49% है, अर्थात 51% भारतीय और 49% विदेशी हैं। अब इसको बढ़ा देने से 74% विदेशी, 26% भारतीय मिला करके एक निवेशक कंपनी बनाएंगे, PFRDA से पैसा लेकर के शेयर बाजार में उसको निवेश करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसको अपना कमीशन काट करके PFRDA को दे देंगे। ठीक है, यहीं पे तो ये चीज ये अभी किया गया, आर्थिक सुधारों के माध्यम से की गई है, आर्थिक सुधारों के माध्यम से की गई। ठीक है, और उसी में लिख दीजिए, विदेशी निवेश का उद्देश्य, निवेश का, या भारत में, सही बात लिख दीजिए, भारत में विदेशी निवेश का उद्देश्य
और उस उद्देश्य में लिख दीजिए, एक, अतिरिक्त पूंजी प्राप्त होना। भाई जो हमारे पास है वो तो हमारे पास है ही। अब सैमसंग वालों ने आकर के, सुजुकी वालों ने आकर के, तोशिबा वालों ने आकर के, सैकड़ों मोबाइल कंपनी निर्माताओं देश में आकर के, वो सारे तो अपने पैसे बाहर से ले आए ना। हमारे पास जो था वो तो था ही, उसको हम यूज कर ही रहे थे। ठीक है, अब ये विदेशी निवेश से इतनी सारी कंपनियां, सैकड़ों कंपनियां बाहर से अपना पूंजी लेकर के भारत में आई, तो वो जो पूंजी वो लेकर के आए विदेशी निवेश के रूप में, वो सारा का सारा हमारे देश के लिए अतिरिक्त पूंजी था वो। और निश्चित रूप से इस अतिरिक्त पूंजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो फर्स्ट हुआ अतिरिक्त पूंजी की प्राप्ति। अतिरिक्त पूंजी की प्राप्ति लिख दीजिए, की प्राप्ति, प्राप्त होना। एक तो यह हो जाएगा। दूसरा, अतिरिक्त पूंजी, पूंजी प्राप्त होना, प्राप्त होना ये। उसके बाद आधुनिक तकनीक, विदेशी निवेश के साथ आधुनिक तकनीक आता है, तकनीक का आना। विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है अतिरिक्त पूंजी प्राप्त होना, आधुनिक तकनीक आना, कुशल प्रबंधन, बेहतर प्रबंधन, प्राप्त होना, बेहतर प्रबंधन प्राप्त होना। ये बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये जब आती हैं तो ये महंगे महंगे इंप्लॉई हायर कर सकते हैं। ये जो घरेलू कंपनियां इतना महंगा इंप्लॉई हायर नहीं करते हैं। ये बेहतर प्रबंधन प्राप्त होना। उसके बाद आधुनिक तकनीक का आना, बेहतर प्रबंधन का प्राप्त होना। फिर आता है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। भाई जो विदेशी निवेश आता है तो उसके साथ विदेशी मुद्रा का प्राप्त होना। भाई जो भी विदेशी निवेश आएगा वो विदेशी मुद्रा के रूप में आएगा, तो इससे देश को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होंगी। हां, रुपए में कन्वर्ट होगा और विदेशी मुद्रा का प्राप्त होना। और तीसरा लिख दीजिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा, विकास को बढ़ावा, रोजगार बढ़ाना। तो ये सारे लाभ होते हैं विदेशी निवेश के आने से, ये सारे उद्देश्य प्राप्त होते हैं। नहीं, ईपीएफ अलग होता है, पीएफआरडीए अलग होता है। अतिरिक्त पूंजी प्राप्त होना, आधुनिक तकनीक का आना, बेहतर प्रबंधन प्राप्त होना, विदेशी मुद्रा प्राप्त होना, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलना, रोजगार के अवसर उत्पन्न होना। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें हैं। नेक्स्ट लिखिए उद्देश्य में। उसके बाद विदेशी निवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विदेशी निवेश का दो प्रकार का होना, एक बोलते हैं एफडीआई और एक बोलते हैं पीएफआई। एफडीआई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और पीएफआई में पोर्टफोलियो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं समविभागीय विदेशी निवेश। ये जो पीएफआई है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एफआईआई और एक होता है क्यूएफआई। एफआईआई का मतलब हुआ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल
इन्वेस्टमेंट विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, और QFI का मतलब हुआ क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, इसका हिंदी नहीं है, इसका यही है क्वालिफाइड, माने ऐसे ऐसे खुदरा विदेशी निवेशक इसको बोलेंगे, खुदरा विदेशी निवेशक जो भारत में निवेश की योग्यता, भारत में निवेश की योग्यता धारण करता हो, भारत में निवेश की योग्यता रखता हो। जैसे पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर्स है उसको भारत में निवेश की अनुमति नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो भारत के पड़ोसी देशों के हैं उनको भारत में निवेश की अनुमति नहीं है। दाऊद इब्राहिम को भारत में निवेश की अनुमति नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो भारत में, फिर उसी को इस कारण से उसको क्या बोलेंगे? क्वालिफाइड। माने ऐसे खुद विदेशी जो खुदरा निवेशक हैं, हमारे आपके जैसे जो विदेशी हैं, वो भारतीय शेयर बाजार में निवेश के लिए जिनको सेबी ने परमिशन दे रखा है, भारत में जो शर्तों को निवेश की शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हीं को क्वालिफाइड कहा जाता है। अदरवाइज FII कोई भी विदेशी कंपनी हो सकती है, जैसे विदेश में जो बैंक हैं, विदेश में बीमा कंपनियां हैं, विदेश में म्यूचुअल फंड ऑपरेटर्स हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वे सारे FII के रूप में भारत में निवेश करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा FII के द्वारा भारत में निवेश किया गया पिछले दिनों में, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में विश्व के शेयर बाजारों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, सबसे ज्यादा मल्टीप्लीकेशन यहीं पे है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं FII। तो 2 तरह के विदेशी निवेश हुए, कौन सा? एक हुआ FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और दूसरा कौन सा हुआ? PFI, ठीक है, पोर्टफोलियो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये 2 हुआ, दोनों में अंतर देखिए। अब आगे बदलते हैं, एक साइड में लिख दीजिए FDI और दूसरी साइड में लिख दीजिए PFI, ठीक है। और उसमें लिख दीजिए यह क्या होता है? उत्पादन में निवेश के रूप में निवेश के लिए यह होता है शेयर बाजार में निवेश के लिए, शेयर बाजार में निवेश के लिए, निवेश के रूप में, उत्पादन में निवेश के लिए, शेयर बाजार में निवेश के लिए, ठीक है। ये जैसे ये आएगा FDI किसको बोलेंगे? जैसे सुजुकी कंपनी द्वारा, सैमसंग कंपनी द्वारा, LG के द्वारा, हुंडई के द्वारा जो भारत में निवेश किया गया, ये FDI है। लेकिन उसमें अब दोनों में एक और अंतर यह होता है, FDI में कोई FDI के रूप में भारत में आता है तो उसको भारत में विदेशों से उड़ करके आना होगा और भारत में जमीन पर उतरना होगा। जमीन पर उतरने का मतलब यह हुआ कि भारत में निवेश की अनुमति लेनी पड़ेगी, यहां पे ऑफिस खोलना पड़ेगा, कंपनी को पंजीकृत कराना पड़ेगा, ठीक है। माने भारतीय कंपनियों को जो काम करने पड़ते हैं वो सब आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अर्थात जमीन पर उतरना पड़ेगा। और यहां पर क्या है? उड़ते उड़ते आइए, भारतीय शेयर बाजार में निवेश करिए और उड़ते उड़ते वापस चले जाइए। अर्थात भारत में जमीन पर उतरने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में आपको कोई कंपनी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है, कोई आपको ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। आप केवल सेबी के अनुसार जो रजिस्ट्रेशन है, जो ऑनलाइन है, वो सब कर दीजिए और भारतीय शेयर बाजार में निवेश करिए। जब मर्जी तब उसको विड्रॉ करिए और आप बाहर अपना पैसा ले लीजिए। तो इसमें भारत में आकर के जमीन पर उतरना आवश्यक नहीं है, ठीक है। और उसमें लिख दीजिए, तो इस उत्पादन में निवेश के लिए इसमें लिख दीजिए कि निवेशक को अपनी कंपनी का
पंजीकरण कराना, अपनी कंपनी का पंजीकरण कराना, कार्यालय खोलना, आवश्यक। और यहां पे क्या होगा, ऐसा करना आवश्यक नहीं, कार्यालय खोलना आवश्यक नहीं, पंजीकरण आवश्यक नहीं। नेक्स्ट, निवेशक को अपनी कंपनी का पंजीकरण कराना, बीच बीच में क्लास कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं तो कंटिन्यूटी में क्लास चले तो आपको बस सुनते जाइए, नोट करते जाइए। अगर रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं तो सुनते जाइए रिकॉर्ड और उसको नोट करते जाइए, तो आपका एक खूब सुंदर क्लास नोट्स बन जाएगा। और जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर उसके लिए आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा। बीच बीच में अगर कहीं कहीं इधर उधर घूमते टहलते रहेंगे और ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो हर सेंटेंस पीछे के सेंटेंस से अलग है, फिर समझ में नहीं आएगा। कार्यालय खोलना आवश्यक, ये इसमें लिख दीजिए। स्थायी होता है भाई, जब आप कंपनी, अब सैमसंग जब चाहे तब तो यहां से वापस नहीं जा सकता ना, एलजी जब चाहे तब वापस नहीं जा सकता, हुंडई जब चाहे तब वापस नहीं जा सकता, तो अधिक स्थायी होता है। और ये क्या होता है, अस्थायी होता है। ये जब मर्जी तब शेयर को बेचा और निकल गया। स्थायी होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, इसमें यहां पे लिख सकते हैं पूंजी के साथ तकनीक, और यहां पर केवल पूंजी, केवल पूंजी, पूंजी के साथ तकनीक और उसमें केवल पूंजी आता है। एक और लिख सकते हैं, देखो लिख लो भाई, हुंडई अब ले आए हैं तो साथ में पैसा लेके आए हैं, तो तकनीक भी लेके आए हैं। और शेयर बाजार में चूंकि पीएफआई केवल शेयर बाजार में आता है, तो उसके साथ तकनीक लाने की जरूरत नहीं है, केवल पैसा लाया जाता है। नेक्स्ट लिख दीजिए एक और, इसमें ये 100% तक हो सकता है, और इसमें किसी कंपनी विशेष में अधिकतम 24% तक हो सकता है, तक विशेष अनुमति से 49% तक। माने शेयर बाजार में निवेश के माध्यम से कभी भी आप कोई कंपनी को खरीद नहीं सकते। जैसे टाटा है तो हाँ, हुंडई विदेशी है, तो जैसे टाटा ही है, तो टाटा को आप कभी भी आप शेयर बाजार के माध्यम से नहीं खरीद सकते। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई एफआईआई के रूप में आया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के रूप में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के रूप में। जैसे मान लीजिए विदेश में सिटी बैंक है, ग्रीनलेज बैंक है, या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, या अलायंस जो है बीमा की कंपनी है, या मैक्स बूपा है जो ब्रिटेन का इंश्योरेंस कंपनीज है, ये सब भारत में जब निवेश करेंगे तो उसको बोलते हैं एफआईआई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये। ठीक है, संस्थागत निवेशक हैं। जैसे भारत के में संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशक, विदेशी संस्थागत निवेशक। तो घरेलू जो संस्थागत निवेशक है उसमें एलआईसी है, यूटीआई है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, बैंक है, ये अपने पैसे को उसमें इन्वेस्ट करते हैं बड़े पैमाने पे। तो ये एफआईआई के रूप में इनका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कई बार आप जाते हैं ना, खाता खोलते हैं, तो जो बचत खाता है, वो बचत खाता एक इंडिविजुअल के द्वारा बचत खाता खोला जाता है, लेकिन वहीं कंपनी की बारी आएंगी तो कॉर्पोरेट अकाउंट खुलता है, बिजनेस अकाउंट खुलता है। तो उसी तरह से एफआईआई के रूप में अगर कोई कंपनी शेयर बाजार में निवेश करने जाएगी तो उसका व्यवसायिक खाता खुलेगा, और एक इंडिविजुअल खाता खोलेगा, शेयर बाजार में निवेश के लिए खाता खोलेगा, तो वो डीमेट अकाउंट, साधारण डीमेट अकाउंट खुलेगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिए इस बात का। तो इसमें कहा जाता है कि एफडीआई 100% तक हो सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे
कोई FII PFI जो होता है वो 100% तक नहीं हो सकता है, वो अधिकतम 24% हो सकता है, किंतु विशेष अनुमति से स्पेशल परमिशन लेकर के 49% तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी वो 51% नहीं हो सकता। 51 होते ही वो कंपनी शेयर बाजार के माध्यम से ही किसका हो जाएगा, विदेशी निवेशक का हो जाएगा, जो कि जिसकी अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ये पैरा चेंज करके लिख दीजिए। देखो इस प्रकार, देखो इस प्रकार नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें लिखिए, आगे लिखिए। देखो इस प्रकार FDI एवं PFI, FDI एवं PFI दोनों देश के विकास में सहायक हैं, देश के विकास में सहायक हैं, सहायक है, किंतु FDI अधिक लाभकारी है, FDI अधिक लाभकारी है। ठीक है, अब देखो, जैसे PFI है तो पोर्टफोलियो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, शेयर बाजार में होता है। अब यहां पे ये संस्थागत है और ये खुदरा है। भारतीय शेयर बाजार में ये भी आ सकते हैं और ये भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन FII के लिए अब इतना लंबा लंबा मजहर जी आप लिखेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा कि आपका मैसेज पढ़ूंगा, बताइए। भले इसको पढ़िए, मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप अपने से एज्यूम मत करिए। भले जो चीज बता रहा हूं उसको समझ लीजिए, उसके बाद एज्यूम करते रहिएगा। मैंने क्या कहा, PFI शेयर बाजार में निवेश के रूप में, जैसे FII और QFI दो हैं। ठीक है, तो ये जैसे मान लो ब्रिटेन की कंपनी है, सिंगापुर की कंपनी है, हांगकांग की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, ये सारी कंपनियां हैं। तो इनके लिए बड़ा आसान है कि एक इंडिविजुअल को भारत भेज दे, वो ताज होटल में मुंबई में, ट्रीडेंट होटल में मुंबई में रुक जाए और रुक करके क्या करे, वो फिर वो भारत में निवेश करे और निवेश की शर्तों को पूरा करे और वापस यहां से चला जाए। लेकिन सिंगापुर का एक इंडिविजुअल है, अमेरिका का एक इंडिविजुअल है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो भारत में आकर के यहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शर्तों को पूरा करे और यहां पे निवेश करे। उसके पास इतना पैसा भी नहीं है और वो ऐसा कर भी नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, लेकिन जैसे देश के अंदर बड़े पैमाने पे संस्थागत निवेशक हैं, वैसे ही देश के अंदर बड़े पैमाने पे खुदरा निवेशक भी हैं। तो संस्थागत के साथ साथ जो खुदरा है, ये दोनों मिलाकर के शेयर बाजार में निवेश करते हैं और उसका फायदा होता है कि शेयर बाजार में भारी मात्रा में ग्राहक होते हैं, भारी संख्या में। उसी तरह से देश के बाहर भी संस्थागत और खुदरा, तो संस्थागत को केवल आने दें और खुदरा को परमिशन न दें या खुदरा को कोई सुविधा न दें, तो फिर ये बड़े पैमाने पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो देश के बाहर रहते हैं, ठीक है, वो भारतीय शेयर बाजार में निवेश नहीं करेंगे, तो भारतीय शेयर बाजार में तरलता प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सेबी ने क्या किया कि इनको ये वाला चूंकि ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में FII को एक परमिशन दे रखा है। FII को, ये जो सिंगापुर में काम करने वाली कोई कंपनी है जो FII के रूप में भारत में रजिस्टर्ड है, उसको इन्होंने परमिशन दे रखा है कि आप ये QFI का अपने यहां खाता खोलिए। खाता खोलना इनका किसके लिए, बॉम्बे स्टॉक के खाता खोलना BSE के लिए, BSE के लिए या BSE में निवेश के लिए खाता खोलना,
QFI का, और वो पैसा अलग अपने पास रखिए और उसको अलग से यहां पर निवेश करिए। ये FII का, ये क्या है? FII का अपना पैसा है, अपना पैसा जा रहा है सीधे, और ये क्या है? QFI का पैसा। कैसे समझिए इसको ध्यान से। QFI का पैसा माने FII को ये परमिशन दे रखा है कि आपके आसपास में कोई खुदरा निवेशक है, मेरे यहां निवेश करना चाहता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप उसका खाता खोल लीजिए उस QFI का अपने यहां, और उसका पैसा अलग रखिए और अलग यहां निवेश करिए। अपना जो पैसा है उसको अलग निवेश करिए, ठीक है? और जो ये निवेश होगा QFI का, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने माध्यम से आप इसको पहुंचा दीजिए, तो अच्छा हो जाएगा ना। इससे तो सारे जो FII हैं उनको अपने आसपास के लोगों का खाता खोलने का परमिशन दे दें, तो भारत में फिर निवेशकों की संख्या बढ़ जाएंगी। विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, उनके पैसे ज्यादा देश में निवेश आने लगेंगे, ठीक है? परमिशन दिया। तो इस प्रकार जो खाता खोलना, ये जो खाता खोला जाता है, इस खाता खोलने को पी नोट्स कहा जाता है। ध्यान रखिए, इसको क्या बोलते हैं? पी नोट्स। और पी नोट्स के बारे में नीचे लिख लीजिए एक लाइन हो तो। पी नोट्स भारतीय शेयर बाजार में, शेयर बाजार में निवेश के लिए FII द्वारा QFI का खाता खोलना, इतना ही है ये। उसको बोलते हैं पी नोट्स। पी नोट्स का मतलब होता है भागीदारी नोट्स या पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक है? पार्टिसिपेटरी नोट्स। अब देखो ये कितना डिफिकल्ट है, हमारे लिए भी समझो कितना डिफिकल्ट है। जटिल चीजों को इतना सुलझा कर मैं एक एक करके बताता हूं, और आप उसको उस समय ध्यान से सुनते नहीं हो, और बाद में एक सिंपल सा मैसेज लिख देते हो कि सर इसको दोबारा समझा दो। अब हम खुद ही नहीं, आप नोट कर लीजिए बस केवल इसको, हमने समझाने को समझा दिया है, जो भी समझाना था। फिर दोबारा रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेगा, आप उसको एक बार सुनिएगा। पी नोट्स नोट कर लीजिए, भारतीय शेयर बाजार में निवेश के लिए FII द्वारा QFI का खाता खोलना, और उसमें लिख दीजिए इससे, आगे एक सेंटेंस लिख दीजिए, इससे भारत में निवेश बढ़ जाता है, भारत में निवेश बढ़ जाता है, और स्वाभाविक रूप से दोनों एक ही देश के होने चाहिए। देखो इससे भारत में निवेश बढ़ जाता है, किंतु इसके दुरुपयोग की भी आशंका है, किंतु इसके दुरुपयोग की भी आशंका है, क्योंकि FII द्वारा QFI का KYC की कठोरता से जांच नहीं की जाती है, KYC की कठोरता से जांच नहीं की जाती है। KYC का मतलब जानते हैं आपका, जो बैंक में KYC की जरूरत पड़ती है, नो योर कस्टमर, इसको क्या बोलते हैं? नो योर कस्टमर। अर्थात क्या हुआ इसका, ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे दाऊद इब्राहिम ने QFI के रूप में खाता खुलवाया FII के पास जाकर के, और उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे इसको तो चूंकि पैसा से मतलब है, ये पैसा जो आएगा शेयर बाजार निवेश होगा तो इसको कमीशन मिलेगा। तो उसने क्या किया कि जो QFI कौन है उसको वेरीफाई नहीं करता है, और इसका परिणाम यह होता है कि आतंकी संगठनों द्वारा भी इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, ठीक है? तो ये चीज इसमें आता है, KYC को और कठोरता से KYC की जांच नहीं की जाती है, और इस प्रकार
भारतीय काले धन का, भारतीय काले धन का, इस प्रकार भारतीय काले धन का भी इसके लिए उपयोग होता है, उपयोग होता है। इसे देखते हुए विदेशों में रहने वाले भारतीयों, देखते हुए विदेशों में रहने वाले भारतीयों के पी नोट्स के उपयोग पर रोक लगा दिया गया है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के पी नोट्स के उपयोग पर रोक लगा दिया गया है। के उपयोग पर रोक लगा दिया गया है। रोक लगा दिया गया है, बस। तो ये था। अब आगे लिखना होगा कि पी नोट्स के उपयोग पर रोक लगा दिया गया है। अब आगे जो होगा वो आपका एफडी, विदेशी निवेश या एफडीआई प्राप्त करने के मार्ग, रूट्स टू रिसीव एफडीआई, ये आगे का होगा। और थोड़े बहुत फैक्ट यहां पे होंगे तो उसको कर लेंगे हम लोग, कल करेंगे। आज इतना ही, ठीक है। थैंक यू।